बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शहबाज जाफर कलंदरी और आज बेटा हम मौजूद हैं पाकिस्तान के पहले डिजिटल इंस्टीट्यूट दाखिला पर। बेटा मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 8 इयर्स है डिफरेंट इंस्टीट्यूट के अंदर। इंट्री टेस्ट में तकरीबन प्रीवियस 8 इयर्स से मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। मैं आपको सर्विसेज दूंगा रिगार्डिंग केमिस्ट्री के बारे में स्टार्ट करने से पहले एमडी कैट की एक जनरल डिस्कशन देख लें। एमडी कैट के अंदर हमने 3 केमिस्ट्रीज को बेसिकली फोकस करना है। हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री होगी, सेकंड बेटा हमारे पास होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड बेटा हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो आप लोगों ने फोकस स्टार्ट करते हैं बगैर बेटा कोई टाइम ज़ाया किए हुए। आप लोगों ने मुझसे एक प्रॉमिस करना है, वो प्रॉमिस ये है कि आप लोग लेक्चर्स कंप्लीट सुनेंगे और दिल लगा के सुनेंगे। ये आप लोगों का मुझसे वादा है और मैं और मेरी टीम जितने लोग हम साथ मौजूद हैं, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा फिजिकल केमिस्ट्री। पहला चैप्टर बेटा हमारे पास है फंडामेंटल कंसेप्ट्स। इस चैप्टर में से हर साल राउंड अबाउट 4 एमसीक्यूज आने के बेटा चांसेस हैं। 4 एमसीक्यूज का मतलब 16 मार्क्स। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप लेक्चर गौर से सुन के 16 नंबर अटेन करते हैं, अचीव करते हैं। और ये भी आप पे डिपेंड करता है कि फ्लैश भी परचेज कर ली। पाकिस्तान के बेस्ट एंटी टेस्ट स्पेशलिस्ट के पास आप मौजूद हैं, उनसे पढ़ने का मौका भी मिल रहा है और पढ़ते नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ये मार्क्स उठा के टेबल के अंदर एक ट्रे के अंदर उसे उठा के क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू। फंडामेंटल कंसेप्ट हम क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। फंडामेंटल कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले मैं जनरल एक इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। जनरल इंट्रोडक्शन के बाद हम मूव करेंगे किसकी तरफ, अपने टॉपिक्स की तरफ। एंट्री टेस्ट में एक चीज जहन में रखिएगा, ये जरूरी नहीं कि क्या पढ़ना है। एंट्री टेस्ट के अंदर बेटा ये चीज जरूरी है कि हमने क्या नहीं पढ़ना। एक वेल डिफाइंड यूएचएस का सिलेबस हमारे पास मौजूद है, उसको हमने क्या करना है बेटा, फोकस करना है। मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री का दे के एक छोटा सा एमसीक्यूज आप लोगों से पूछ के फिर मूव करूंगा नेक्स्ट अपने सिलेबस की तरफ। आप लोगों को केमिस्ट्री की डेफिनेशन आती होगी, कोई सुनाएगा केमिस्ट्री की डेफिनेशन? जहां जहां ये लोग लेक्चर सुन रहे हो, पाकिस्तान के किसी भी कोने में ये लेक्चर सुन रहे हैं, आप लोग बोले, मेरा साथ दें। केमिस्ट्री को डिफाइन हम कर रहे हैं, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। रिपीट किए देता हूं, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, composition of matter, properties of matter and reaction of matter is called chemistry। अगर इन चारों पॉइंट्स को समराइज करूं, देखें क्या है बेटा, मैटर है, उसी की प्रॉपर्टीज हैं, उसी की कंपोजिशन डिस्कस कर रहे हैं और उसी के रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। मीन टू से इन शॉर्ट वर्ड्स वी कैन से दैट स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। मैटर क्या है? आप लोग कह रहे होंगे सर बादशाहों वाली बातें कर रहे हैं, मैटर की डेफिनेशन इतनी आसान है, हमें नहीं आती होगी। मुझे पता है आपको आती है। मैटर है क्या, जरा बताइएगा मुझे। आप लोगों की आवाज मेरे कानों में पड़ रही है, मैं वो सुन के बता रहा हूं। आप लोग कह रहे हैं एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इस डेफिनेशन को सामने रखते हुए मुझे कोई एग्जांपल दे मैटर की। ठीक है, आवाजें आ रही हैं सर, चेयर, आवाजें आ रही हैं। जिस बच्चे के सामने लैपटॉप पड़ा है कहता सर ये लैपटॉप, आवाजें मुझे सुनाई दे रही हैं सर ये बुक्स मैटर है। मैं कहता हूं मैं क्यों नहीं मैटर, आप लोग क्यों नहीं मैटर, हमारा भी वजन है। जगह घेरते हैं, हम क्या हुए, मैटर। एनीथिंग दैट हैज मैटर, सॉरी दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इन शॉर्ट जो चीज मैं आपको देना चाह रहा था बेटा, केमिस्ट्री इज नथिंग एक्सेप्ट टू स्टडी द डेली लाइफ। अभी आप लोगों ने खुद कहा कि हम मैटर के बारे में पढ़ते हो। मैटर क्या है? हम भी मैटर है, हमारे आसपास जितनी चीजें मौजूद हैं वो भी क्या है, मैटर है। एक एमसीक्यू से स्टार्ट लेता हूं, वहां कुछ आपको सबक देना है, कुछ चीजें सिखानी है उसी एमसीक्यूज के अंदर ही। उसके बाद हम प्रॉपर अपना यूएचएस सिलेबस के मुताबिक क्या करेंगे, काम स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यूज पे फोकस कीजिएगा। एमसीक्यूज बेटा हमारे पास है, पहले मैं ऑप्शंस लिख देता हूं। हमारे पास ऑप्शन बेटा अल्फा पे 2 है, बीटा पे 3 है, चार्ली पे 4 है और डेल्टा पे बेटा क्या है, 5। और स्टेटमेंट हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। हाउ मेनी
मैटर की टाइप्स बतानी है। बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं कि सर 4 है, और मैं कहता हूं नहीं ये गलत है। हाँ ठीक है, इसकी 4 टाइप्स नहीं होती। तुक्के लगाओ, तुक्के लगाओ, तुक्के लगाओ, ऑप्शंस तुम्हारे सामने मौजूद है। आवाज में बोलो, साथ वाले देखेंगे बच्चा मेरा क्या कर रहा है, समझ आएगा शहबाज कलंदरी से केमिस्ट्री पढ़ रहा है। तुक्के लगाओ। अब आप लोग कह रहे सर 4 नहीं है, सॉलिड लिक्विड गैस तो होता है और साथ प्लाज्मा भी होता है। आपके जहन में आ रहा है मे भी कोई और डिस्कवर हो गया हो। आप कहते हैं सर ये 5 ऑप्शन है। मैं कहता हूं बिल्कुल ही सही जवाब आपने नहीं दिया, 5 भी ऑप्शन नहीं है। अब आप लोग डेड श्योर हैं कि सर ठीक है 3 तो कंफर्म है ना, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। मैं कहता हूं आपका ये जवाब भी ठीक नहीं है। अब आप लोग परेशान होकर बैठे हैं। फिजिकल क्लासेस होती है तो इस टाइम पूरी क्लास ने चीखना शुरू कर देना था, सारे नहीं 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 नहीं, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। आप इनमें से किसको खत्म करना चाह रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूं मैं इनमें से किसी को खत्म नहीं कर रहा। आपका जवाब बिल्कुल ठीक होता 4। कब? जब मैं हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करता, टाइप्स की बात ना करता। इज दैट क्लियर? मैंने आपसे पूछा है टाइप्स के बारे में, मैंने स्टेट्स का क्वेश्चन नहीं किया। मैटर की 4 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है। यहां तक आप बिल्कुल ठीक थे। मैंने कहा क्या पूछा आप लोगों से? टाइप्स के बारे में पूछा। वो कितनी है बेटा? हमारे पास 2 होती हैं, एक प्योर होती है और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है? इम्प्योर होती है। तो यहां बेसिक मकसद क्या था इस एमसीक्यूज को लेके आने का? पहला मकसद, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ा करें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने गौर से पढ़नी है। आप डेड श्योर हो अपने जवाब के बारे में, स्टेटमेंट आपने केयरफुली क्या करनी है बेटा? रीड करनी है। सेकंड, आप लोगों ने मेरी प्रैक्टिस करवाई है, आप लोगों ने मुझे बताया है मेथड ऑफ एलिमिनेशन के बारे में। मैं आपको बताता उससे पहले आपने मुझे बता दिया है। हाँ, काफ़ी सारे सोच रहे होंगे कि सर हमें खुद मेथड ऑफ एलिमिनेशन का नहीं पता, हमने आपको कैसे बता दिया। असल में आपने बता कैसे दिया बेटा? बाज़ औक़ात कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अभी हमारा सफ़र स्टार्ट हो रहा है, आगे देखिएगा सफ़र चलता जाएगा, कि जिनका एक्यूरेट जवाब आपको पता नहीं होता, लेकिन आपको यह पता होता है कि जनाब नहीं ये जवाब नहीं हो सकता। तो आपने पहले कहा 4, मैंने कहा नहीं हो सकता। आपने कहा 5, मैंने कहा नहीं हो सकता। आपने कहा 3, मैंने कहा नहीं हो सकता। तो फिर अंडरस्टूड सी बात है, बच क्या गया पीछे? 2। तो जवाब हमारे पास 2 ही होगा। दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ एलिमिनेशन, कि जो जवाब नहीं है उनको काटते जाए और एक एग्जैक्ट जवाब पे पहुंच जाए। या हमने 2 चीजें डिस्कस कर ली और ये 2 चीजें हमारे पूरे सफर के अंदर एमडी कैट के सिलेबस के अंदर क्या होंगी बेटा? कंटिन्यू रहेंगी। नेक्स्ट बेटा मूव करता हूं मैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस के अंदर जो यूएचएस का सिलेबस मेरे पास 2018 का मौजूद है, उसमें जो पहला टॉपिक बेटा हमने डिस्कस करना है, वो हमने डिस्कस करना है किसको बेटा? रिलेटिव एटॉमिक मास को। किसको डिस्कस करना है बेटा? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, जरा उसकी डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा और फिर हम आगे मूव करते जाएंगे बेटा। रिलेटिव एटॉमिक मास है बेटा हमारे पास मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 is called relative atomic mass। जहां तक बेटा पॉइंट क्लियर हो गया? मास ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कार्बन 12 क्या है? बेटा कार्बन 12 ये है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक 12 होता है, एक 13 होता है, दूसरा हमारे पास कौन सा है? तीसरा कौन सा बेटा? 14 है। तो एटॉमिक नंबर इन सब का आपको पता है आइसोटोप्स का सेम होता है। तो जो कार्बन 12 वाला आइसोटोप्स है, ये वाला आइसोटोप, इससे जो मास कंपेयर करके निकाला जाता है, इसे हम क्या नाम देते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम देते हैं। बहरहाल आपने यहाँ सिर्फ एक डेफिनेशन जहन में रखनी है, क्या? मास ऑफ एन element compared with the mass of carbon 12 is known as relative atomic mass। ये क्लियर हो गया, आपको तैयार हो गया। 1-2 दफा पढ़ लेंगे मेरे साथ, फिर और मजीद तैयार हो जाएगा। अब मैं कुछ वैल्यूज आपको लिख के दे रहा हूं एटॉमिक मासेस की, उन वैल्यूज को आपने फिंगर टिप्स पे याद करना है। फिर आप देखेंगे किस तरह आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर किस तरह आप लोग एक पूरा पेज जाया करके पेज को लगा के एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और अगर वो एमसीक्यूज में आ जाए तो आपके पास कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता। तो किस तरह आप वो करेंगे मैं आपको बताऊंगा।
आज के लेक्चर में ही बताऊंगा किस तरह सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ते हुए हम क्या कर सकते हैं, उसका जवाब निकाल सकते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है, उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए होगा। साथ में आपने मुझे देना क्या है, जरा देखिएगा। मैं कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज आपको लिख के दे रहा हूं। एटॉमिक मासेस की वैल्यूज आपने क्या कर लेनी है बेटा, फिंगर टिप्स पे प्रिपेयर कर लेनी है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बेटा हमारे पास होता है 1.008। ये मैं रैंडम लिखता जाऊंगा, रैंडम ही आपने बेटा प्रिपेयर कर लेनी है, रट्टा लगा लेना, घोल के पी लेना है इसको। हाइड्रोजन का हमारे पास आ गया 1.008। हीलियम का बेटा एटॉमिक मास हमारे पास होता है 4। सोडियम का एटॉमिक मास हमारे पास होता है 23। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास हमारे पास होता है 24। इसके बाद बेटा मूव करता हूं किसकी तरफ, सल्फर की तरफ। सल्फर का जो एटॉमिक मास है भैया कितना होता है 32। फास्फोरस का मेरे बच्चों को जहन में होना चाहिए, इसका एटॉमिक मास होता है 31। इसके अलावा कौन सा कंपाउंड आ सकता है, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है बेटा 40 और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12। इसके बाद आपके जहन में होना चाहिए जो ऑक्सीजन है वो कितने है इसके अंदर 16। बल्कि ऑक्सीजन से याद आ गया, मैं हमेशा एक बच्चों को बात कहता हूं कि आपको पता है ना पानी बिस्मिल्लाह पढ़ के क्यों पीते हैं, नहीं पता? एक तो सुन्नत रसूल है, तीसरा पानी के अंदर 3 जिन होते हैं बेटा। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूं, इसके अंदर 3 जिन होते हैं। आप सोच रहे होंगे सर 3 जिन कहां से आ गए, आप जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर 2 हाइड्रोजिन होते हैं और एक इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ये 3 जिन वाटर के अंदर मौजूद होते हैं, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन से याद आ गया, जो ऑक्सीजन जिसे आप पढ़ते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है बेटा 16 है। इसके बाद बेटा मूव करें, आयरन की बात कर लेता हूं। आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 56 होता है। अगर मेरे बच्चों से सिलिकॉन का एटॉमिक मास पूछ ले तो इनको याद होना चाहिए कि इनका एटॉमिक मास कितना है बेटा, सिलिकॉन का 28 है। इसके अलावा लिथियम का माइंड के अंदर रख लें 7 है। ये मेजर एलिमेंट्स हैं जिनके कंपाउंड्स हैं और इनको हमने यूटिलाइज करते हुए किस तरह मोलर मास निकालना है, किस तरह एटॉमिक मास निकालना है, ये सारी चीजें मैं आपको आज ही के लेक्चर में बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जो मैंने वैल्यूज दी हैं मेरे बच्चों इनको क्या कर लो, सही तरह तैयार कर लो। लेक्चर यहाँ स्टॉप करना है, स्टॉप कर दो, आराम से बैठ के से तैयार कर लो। दाखिला पे मौजूद होने का, दाखिला प्लेटफॉर्म पे मौजूद होने का एक पहला बेनिफिट मैंने आपको बता दिया कि जो चीज़ आपने प्रिपेयर करनी हो वहीं लेक्चर स्टॉप करेंगे, आराम से बैठ के तैयार कर लें और फिर मेरा साथ देने आ जाए। अब बेटा हम नेक्स्ट मूव करते हैं। मैंने इसके रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में और कुछ एटॉमिक मैसेज की वैल्यूज अपने बच्चों को बता दी है, ये आपने जहन के अंदर रखनी है। नेक्स्ट मैं बताता हूं बेटा आपको एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। AMU एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट बेटा हमारे पास क्या है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। नहीं आया समझ, मुझे पता है नहीं मेरे बच्चों को समझ आएगा क्या सर 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 क्या मतलब क्या है। मेरा बेटा मकसद ये है, मतलब ये है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कार्बन 12 के 12 हिस्से करें, कितने से करें बेटा, अगर उसके 12 हिस्से, ये अभी इस डायग्राम से, एक छोटी सी डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4, इसके हमने कितने हिस्से कर दिए बेटा, 12 हिस्से कर दिए। उसमें जो एक पोर्शन है, ये एक कोई भी एक पोर्शन ले ले, मैं इसको ले रहा हूं, ये जो एक पोर्शन जिसमें फिल कर रहा हूं बेटा, ये हमारे पास किसके इक्वल है, AMU के इक्वल है। कार्बन 12 का रेफरेंस मैंने आपको पहले दे दिया। कार्बन 12 का जो 12वां हिस्सा है वो किसके क्या कहलाता है बेटा, एटॉमिक मास यूनिट, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। होप सो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। और अगर इसका बेटा हम रिलेशनशिप देखें किलोग्राम के अंदर, ग्राम के अंदर, देखिएगा 1 AMU इक्वल होता है बेटा 1.661 10⁻⁻27 किलोग्राम, और यही इक्वल होता है 1.661 10⁻⁻24 ग्राम के। और यही मेरे बच्चों शहजादों इक्वल होता है किस चीज के, अरे बोर क्यों हो रहे हो, साथ दो मेरा, यही किस चीज के इक्वल होता है 1.661 10⁻⁻21
मिलीग्राम। अभी ये चीजें स्टोर करते जाए अपने अंदर, आगे मैं देखेंगे कैसे कैसे यूज बताता हूँ, कैसे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूँ आपको। ये वाला होप सो बेटा आपको सारा क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आपने एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन, इसका कंसेप्ट क्लियर कर दिया, और यहाँ आपको बता दिया किलोग्राम के अंदर, ग्राम के अंदर और मिलीग्राम के अंदर कि 1 AMU किसके बराबर होता है। इसके अलावा हमने यहाँ से कोई डिबेट नहीं करनी। ये चीजें हम कैसे यूटिलाइज करेंगे आज ही के लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। यहाँ तक चीजें तैयार कर लें बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं एसोटोप्स के बारे में। ये वाले कंसेप्ट होप सो आपको सारे क्लियर हो गए होंगे, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब बेटा मूव कर रहा हूं किसकी तरफ, एसोटोप्स की तरफ। एक चीज बेटा यहां जहन में रखिएगा, बहुत सारी जगहों के ऊपर बहुत सारे यूट्यूब लेक्चर्स आर जो बने हुए हैं या कोई टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, वो एसोटोप्स के साथ एसोबार्स को शुरू कर देते हैं, एसोबार के साथ एसीटोन्स को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में रिक्वेस्ट की कि एंट्री टेस्ट के अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या पढ़ना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना। रीजन यही थी, आपके पास यूएचएस का बेटा वेल डिफाइंड सिलेबस मौजूद है, उसी को आपने फोकस करना है, उसके अलावा कहीं आपने अपना टाइम जाया नहीं करना। जैसे हमारे सिलेबस में बेटा मौजूद है क्या, आइसोटोप्स। अब इसके हम डेप्थ में जाते हैं, इसकी डिटेल को डिस्कस करते हैं। आइसोटोप्स का फिनोमेना बेटा डिस्कवर हुआ था 1912 में, और करने वाला जो साइंटिस्ट था वो सोडे था। कुछ लोग सोडी पढ़ते हैं, कुछ सोडे पढ़ते हैं, ये आपने बहरहाल माइंड के अंदर रखना है। 1912 सोडे ने से डिस्कवर किया था। अब इसकी बेटा डेफिनेशन देखिएगा, डेफिनेशन क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड, बिल्कुल सही, एसोटोप्स। यहां तक पॉइंट बेटा क्लियर हो गया। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। अब यहां ये डेफिनेशन माइंड में रखिएगा, मैं इसको थोड़ा आगे लेके चलता हूं और इसको मजीद आपको क्या करता हूं बेटा एलोबरेट करता हूं, जरा वो फोकस कीजिएगा। हम कह रहे हैं एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर क्या है बेटा, डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। और जो मास नंबर है इसको बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है ए से, और ये इक्वल होता है किस चीज के, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लिखने की वजह क्या, मैं कुछ चीज जस्टिफाई आपको करना चाह रहा हूं। क्या जस्टिफाई कर रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। हमने कहा एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब प्रोटॉन्स की तादाद क्या है, सेम है, प्रोटॉन्स चेंज नहीं होंगे। फिर चेंज क्या होगा, जहर सी बात है, चेंज क्या होगा बेटा, आपके पास न्यूट्रॉन्स चेंज होंगे। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं बेसिकली एक एमसीक्यू आपको बताना चाह रहा हूं, बेसिकली एक कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं। क्या कि जो एसोटोपी का फिनोमेना है, इट इज ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उसमें प्रोटॉन्स भी सेम रहते हैं, सिर्फ क्या चेंज होते हैं बेटा, न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं। अब मैं मजीद इसको बेटा एलोबरेट करता हूं, किस तरह, मैं हेल्प लूंगा, 3 एसोटोप्स लिखता हूं। हाइड्रोजन के 3 एसोटोप्स बेटा होते हैं, हाइड्रोजन, प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है और ट्रिटियम है। हाइड्रोजन के 3 एसोटोप हैं, और आपको पता है एसोटोप्स के तो एटॉमिक नंबर है बेटा यहां लिखा जाता है जो कि सेम है, और मास नंबर इनका क्या है भैया, डिफरेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर मूव करते हैं बेटा कार्बन के भी 3 एसोटोप्स हमारे पास है। थोड़ी देर पहले भी आपको रेफरेंस दिया, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है और कार्बन 14 है। तो इनका एटॉमिक नंबर बेटा कितना है, 6 है। इसका भी 6 है और इसका भी 6 है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला बिल्कुल नहीं है। अब जरा आगे देखिएगा, जरा फोकस यहां कीजिएगा। आप लोग थोड़ा सा ढीला पड़ गए हैं, अब ढीला नहीं पड़ना। अब मेरी गुजारिशात गौर से सुनिए, एक बड़ी चीज बताने जा रहा हूं, बड़ी की पॉइंट, कोई की फैक्टर बताने जा रहा हूं, आगे भी आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। बल्कि मैं एमडी कैट के पेपर्स पढ़ रहा था, तो चैप्टर 5 में से किस तरह का एमसीक्यूज आया हुआ था, बताता हूं क्या एमसीक्यूज था, पहले सीखिएगा।
क्या मैं अब आपको बताने जा रहा हूं किसी भी एटम के अंदर कैसे प्रोटॉन्स निकालते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं और कैसे न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। आप लोगों ने मेरा साथ देना है। जरा देखिएगा, हमने कहा हम यहां एटॉमिक नंबर लिखते हैं और यहां मास नंबर लिखते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं। तो प्रोटॉन्स हमारे पास पहले ही आ गए, यहां से पता लग गया इसमें भी एक प्रोटॉन है, इसमें भी एक प्रोटॉन है और इसमें भी एक प्रोटॉन है। ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगली बात करता हूं बेटा मैं इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स का कैसे पता लगेगा? मेरी ऑडियो वीडियो दोनों पे फोकस कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं किसी भी न्यूट्रल एटम में, आयंस की बात नहीं कर रहा, न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूं। किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। किसी भी न्यूट्रल एटम में मेरा बच्चा जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। इसमें प्रोटॉन कितने है? एक है। इलेक्ट्रॉन भी एक, इलेक्ट्रॉन भी एक, इलेक्ट्रॉन भी एक। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। आगे मूव करूं, इजाजत है? आगे आ जाए। अब हमने क्या फाइंड करने हैं? न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए आपने करना क्या है? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देना है। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर क्या करेंगे बेटा? आप माइनस करेंगे, आपके पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। क्या मतलब बेटा? देखिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें न्यूट्रॉन कितने आ गए? 0। इसमें न्यूट्रॉन कितने आ गए बेटा हमारे पास? 2 - 1 करेंगे ना, 1। इसमें कितने आ गए बेटा? 2 आ गई। हमारे पास किसकी तादाद आ गई? अब न्यूट्रॉन्स की तादाद आ चुकी है। क्लियर? अब यहां आप लोग बोल रहे हैं, आपको सुन के मैं लिखूंगा, आपकी आवाज मेरे कानों में पड़ रही है। आप कह रहे हैं सर प्रोटॉन्स तो वही होंगे जो सिंपल यहां लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं। जो वैल्यू एटॉमिक नंबर की होगी वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की होगी। आप ही की आवाज पड़ रही है। आप कह रहे हैं सर आपने थोड़ी देर पहले बताया किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती है? सेम होती है। तो अब देखिएगा 6 प्रोटॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6। यहां तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया। और न्यूट्रॉन्स की आवाज भी आप ही की मेरे कानों में पड़ रही है। आप कह रहे हैं 12 - 6 6, 13 - 6 7, 14 - 6 8। पॉइंट क्लियर हो गया। अब इस पूरी टेबल को देखें। इस टेबल के अंदर एक चीज आपको नजर आ रही है, क्या? प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन्स भी आइसोटोप्स के सेम है। न्यूट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं। यहां बेटा न्यूट्रॉन्स हमारे पास देखें 0 1 2, यहां हमारे पास 6 7 8। तो जो थोड़ी देर पहले मैं आपको एक बात बता रहा था कि जो आइसोटोपी का फिनोमेना है, इट इज ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स चेंज होंगे और इस तरह आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना भी आ गए हैं। और यही आपके 5th चैप्टर में पढ़ाऊंगा, उसमें से आपके पास जिंक का उसने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे हुए थे, कैसे निकालते हैं। जिंक का एटॉमिक मास भी गिवन था और उसका आपको लंबी जिंदगी एटॉमिक नंबर भी गिवन था। तो सिंपल आपने उसमें से क्या कर देना है? माइनस कर देना है और आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने आ चुके हैं। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना है। 5th चैप्टर में खैर दोबारा जब वो आएगा उसमें वो डिटेल भी बताऊंगा आपको। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि जनाब आइसोटोपी का जो फिनोमेना है वो ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। आइसोटोप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं और प्रोटॉन्स भी क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं। इसके बाद बेटा मैं आपको डिस्कस करवा देता हूं इनकी सिमिलरिटीज के बारे में, और जो हमारे पास डिसिमिलरिटीज है इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। कोई आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है तो मेरे बच्चों को एमसीक्यूज आने चाहिए। ये वाली सारी चीजें नोट करते जाएं, अपने नोट्स बनाते जाएं और मेरी गुजारिश सुनते जाएं। और जब मैं कहूं बोलो तो तब बोला करें ताकि आपको रिवाइज हो सके। बोलने के 2 फायदे हैं, एक तो आपको रिवाइज होगा और दूसरा आपको सवाब मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे सवाब कैसे मिलेगा? अरे भैया टीचर आपको बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि बोलो, तो टीचर की बात मान के जब बोलेंगे तो सवाब तो मिलेगा। खैर अब हम चलते हैं बेटा सिमिलरिटीज की तरफ और डिसिमिलरिटीज की तरफ। सिमिलरिटीज क्या है जरा देखते जाइएगा। कुछ तो आपको पता है, क्या बेटा? सेम एटॉमिक नंबर है इनका,
इस पॉइंट पे बेटा सिमिलरिटीज लिख रहा हूं, इस पॉइंट पे डिसिमिलरिटीज लिखता जाऊंगा। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है बेटा, इनका सेम एटॉमिक नंबर है। दूसरी बात करें बेटा, इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है। सेम क्या बेटा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। जहन में रखिएगा क्यों है, मैं वो रीजन बता देता हूं, मैंने लिखी नहीं है, आप लोग अपने जहन में रखिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है बेटा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनके सेम होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनके सेम होते हैं, इस वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है बेटा, सेम है। इसके बाद बात करें पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। तो पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल बेटा, इनका एटॉमिक नंबर सेम है, इनकी पोजीशन भी पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि आपको पता है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज की गई है वो बेटा अरेंज की गई है ऑन द बेस ऑफ, बिल्कुल आपने सही कहा, ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर, जिसकी वजह से इनकी वो क्या है बेटा, पोजीशन क्या है, सेम है। इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या हैं, सेम है। ये खैर वहाँ से भी जस्टिफाई हो सकता है एटॉमिक नंबर से, लेकिन माइंड में रखिएगा ये हमारे पास इनकी क्या है बेटा, सिमिलरिटीज़ है। अगर डी सिमिलरिटीज़ की बेटा बात करें, सेम एटॉमिक नंबर है तो क्या है, इनका मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये डी सिमिलरिटीज़ है, स्टूडेंट या डिफरेंट खुद लगा सकते हो आप। मास नंबर क्या है इनका बेटा, डिफरेंट है। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है बेटा, आपके पास चेंज है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। मास नंबर सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या होंगी, आपके पास चेंज होंगी। इसके अलावा अगर बेटा बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, वो भी इनके क्या है, डिफरेंट इनके क्या होते हैं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर हाफ लाइफ की बात करें तो इनकी हाफ लाइफ भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसके अलावा जो इनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। बस ये वाले पॉइंट्स आपने अपने माइंड के अंदर रखने हैं। इन पॉइंट्स से आप सारे जितने भी इनके एमसीक्यूज आ सकते हैं आप उसको क्या कर सकते हैं बेटा, अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिमिलरिटीज और डी सिमिलरिटीज के सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्या कर दिए, यहाँ हमने बेटा सिमिलरिटीज को लिखा है और इस साइड पे हमारे पास क्या मौजूद है, डी सिमिलरिटीज मौजूद है। उतारना चाहे उतार ले, लेक्चर को यहीं स्टॉप कर दीजिएगा। ये हम एस्ट्रोप्स को बेटा डिस्कस करते हुए मजीद इसकी अभी डेप्थ के अंदर जा रहे हैं। ये वाले पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब मैं आपको बता देता हूं, कुछ क्वेश्चंस बेटा ऐसे आ जाते हैं कि किस एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं, किस एलिमेंट्स के कितने आइसोटोप्स हैं, उसको हम बेटा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट को। किसको डिस्कस करेंगे, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट को। मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, अगर उनका एक आइसोटोप हो। Those elements which have only one isotope are called monoisotopic element। वो कौन कौन से हैं बेटा, फ्लोरीन है, आयोडीन है, आर्सेनिक है और गोल्ड है। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका एक आइसोटोप होता है, जस्ट दे हैव ओनली वन आइसोटोप। इज इट क्लियर। इसके बाद आपने जहन में रखना है बेटा, अगर आपसे पूछ ले बोरोन के आइसोटोप्स के बारे में, अगर आपसे पूछ लेता है क्लोरीन के आइसोटोप्स के बारे में, अगर आपसे पूछ लेता है ब्रोमीन के आइसोटोप्स के बारे में, तो मेरे बच्चों के जहन में होना चाहिए कि आइसोटोप्स कितने हैं, 2 हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछता है कार्बन के आइसोटोप्स के बारे में, अगर आपसे पूछता है नाइट्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में, ऑक्सीजन पूछ लेता है, या आपसे वो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पूछ लेता है, तो आपके जहन में होना चाहिए कितने आइसोटोप्स हैं, इसके 3 आइसोटोप्स हैं। अगर आपसे पूछता है सल्फर के बारे में कि सल्फर के आइसोटोप्स बताएं, आपके जहन में होना चाहिए कितने आइसोटोप्स हैं, 4 आइसोटोप्स हैं। अगर आपसे पूछ रहा है निकल के आइसोटोप्स के बारे में, तो निकल को जहन से ना निकालिएगा, जहन में रखिएगा। निकल को जहन से निकालना नहीं, जहन में रखना है क्या, कि निकल के 5 आइसोटोप्स हैं। अगर आपसे पूछता है बेटा कैल्शियम और पैलेडियम के बारे में, तो मेरे बच्चों के जहन में होना चाहिए 6 आइसोटोप्स हैं। अगर आपसे पूछता है कैडमियम के बारे में,
तो मेरे शहजादों को पता होना चाहिए, शहजादियों को पता होना चाहिए, सर ने बताया था कितने हैं, 9 हैं। और अगर आपसे पूछता है बेटा टिन के बारे में तो आपके जहन में होना चाहिए कितने हैं, 11 है। और अगर आपसे पूछ लेता है सिल्वर के बारे में तो आपको पता होना चाहिए इसके 16 एसोटोप्स हैं, जिसमें से 2 स्टेबल हैं और 14 अनस्टेबल हैं। एक्सरसाइज के एंड में बेटा एक स्टेटमेंट आपके पास क्वेश्चन के अंदर ये स्टेटमेंट गिवन है, सिल्वर के एसोटोप्स के बारे में बताया हुआ है। अब जो ये टेबल है ये आपको हेल्प करेगी इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जो आपसे पूछ लेता है एस्ट्रोप्स ऑफ निकल आर। अब आपके जहन में सोचने बैठने 6 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, 14 होंगे, ये तब सोचना जब ये टेबल तैयार ना हो। ये टेबल आपको तैयार है, आपके जहन में होगा, फौरन से पहले आप लोग जवाब बता देंगे। सर ने बताया था कि जो निकल के एसोटोप्स होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो ये वाला सारे बेटा आपने क्या कर लेने, प्रिपेयर कर लेने। मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके दे दी है। इसके बाद बेटा चलते हैं इनकी नेचुरल अक्रेंस की तरफ, डिस्कस करते हैं कितने एस्ट्रोप्स हैं, कितने स्टेबल हैं, कितने अनस्टेबल हैं, कितने नेचुरल हैं और कितने चाइना मेड हैं। चाइना मेड मीन आर्टिफिशियल। यार क्यों परेशान हो रहे हो, एक चीज नेचुरल होती है, एक चाइना मेड होती है। चाइना मेड का मतलब आर्टिफिशियल है। तो टोटल अगर आपसे कोई पूछ लेता है टोटल नंबर ऑफ एसोटोप्स कितने हैं, मेरे बच्चों ने फौरन से पहले कह देना है 580 हैं। उसके बाद आपसे पूछ लेता है कि इनमें नेचुरल कितने हैं और आर्टिफिशियल कितने हैं। मेरे शहजादों को पता होना चाहिए 280 नेचुरल है, 300 चाइना मेड है, आर्टिफिशियल है। टोटल नंबर ऑफ एसोटोप्स बोलो, बिल्कुल सही कहा 580। नेचुरली अकरिंग कितने हैं 280, चाइना मेड या आर्टिफिशियल कितने हैं 300। अब चलते हैं स्टेबिलिटी की तरफ। इन 280 में से 240 स्टेबल है, 40 बोलो अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, बिकॉज दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। रेडियो एक्टिविटी की वजह से बेटा ये 40 नेचुरली अकरिंग एस्ट्रोप्स के हैं, अनस्टेबल हैं। अगर हम बात करें चाइना मेड की, तुक्के लगाओ इसके अंदर, तुक्के लगाओ, जरा बताओ कितने स्टेबल होंगे, कितने अनस्टेबल होंगे, कितने रेडियो एक्टिव हैं, कितने रेडियो एक्टिव नहीं है। तुक्के लगाओ, तुक्के लगाओ, तुक्के लगाओ, लगाई जाओ, बोलो। बिल्कुल सही नहीं कह रहे आप, बिल्कुल सही नहीं कह रहे आप। कोई अगर कह रहा है कि 100 स्टेबल हैं तो 200 अनस्टेबल होंगे, एक कोई पॉइंट माइंड के अंदर रख लें। जितने हैं ये बेटा 300 के 300 ये हमारे पास सारे के सारे मेरे बच्चों अनस्टेबल हैं, इनमें से कोई भी स्टेबल नहीं है। तो जितने भी चाइना मेड हमारे पास हैं, चाइना मेड आपको पता चीज स्टेबल वैसे भी नहीं होती, आर्टिफिशियल चीज वैसे स्टेबल नहीं होती, ये अनस्टेबल है। क्यों, बिकॉज दे आर आल्सो रेडियोएक्टिव इन नेचर। तो ये हमारे पास बेटा इसकी अक्करनेस में से जो जो पॉइंट्स आपसे पूछ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा आप जहन में रखिएगा कि जो ऐसे एस्ट्रोप्स जिनका इवन एटॉमिक नंबर है और इवन मास नंबर है, दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दोज एस्ट्रोप्स विद ऑड एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, कितने एस्ट्रोप्स स्टेबल हैं। बेटा जहन में रखिएगा जो मोस्ट हमारे पास एस्ट्रोप्स हैं उनका इवन एटॉमिक नंबर है और इवन ही क्या है बेटा उनका मास नंबर है। और जो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल इनकी तादाद है कितनी हो सकती है, तुक्का लगाओ, नहीं पता, मैं बता देता हूँ बेटा हमारे पास इनकी टोटल क्वांटिटी कितनी है 154। अगर आपसे पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ एस्ट्रोप्स विद इवन एटॉमिक नंबर एंड इवन मास नंबर इन पीरियोडिक टेबल, तो मेरे बच्चों के जहन में होना चाहिए सर ने ये क्वांटिटी हमें बताई थी, वो कितनी है 154 एस्ट्रोप्स ऐसे हैं जिनका इवन एटॉमिक नंबर है और इवन मास नंबर है। ये वाले पॉइंट्स बेटा क्लियर हो गए। इसके बाद इस टॉपिक का लास्ट हमारे पास बेटा चीज है वो क्या है कि 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स, 5 एस्ट्रोप्स ऐसे हैं जिनकी वजह से 50% अर्थ क्रस्ट का बना हुआ है। उनका भी जो मास नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, इट मींस कि वो इवन है। वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जरा वो 5 एलिमेंट्स बेटा देख लीजिएगा। वो 5 एलिमेंट ऑक्सीजन है, उनमें बेटा सिलिकॉन है, उनमें आयरन है, उनके अंदर कैल्शियम है और उन्हीं में हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम है बेटा।
ये वो 5 एलिमेंट्स हैं जिनके मिलने की वजह से 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट हमारे पास बेटा फॉर्मेशन उसकी होती है। मास नंबर आपको इनके आती हैं, इसका 16 है, इसका बेटा 28 होता है, इसका 56 है, कैल्शियम का 40 होता है और कैल्शियम का कितना बेटा, सॉरी मैग्नीशियम का 24, कैल्शियम का 40 होता है। मैंने आपको बता दिया, ये आप यहाँ से भी पहले ऑलरेडी याद करके आ चुके होंगे, ये मैंने आपको पहले लिखवाए भी थे। तो ये वो 5 एलिमेंट्स हैं, इन 5 एलिमेंट्स के मिलने की वजह से बेटा कितना पोर्शन बन रहा है अर्थ क्रस्ट का, 50% अर्थ क्रस्ट का क्या हो रहा है, पोर्शन बन रहा है। मेरी तरफ से आपको ब्रेक है, ये सारे पहले याद करें, उसके बाद हम अगले टॉपिक में मूव करेंगे, वहां हमारे पास क्या होंगे, यूज होंगे। मेरे साथ ही रहना है, स्टॉप करके याद करके फिर फौरन वापसी आ जाए, फिर हम आगे मूव करते हैं। हाँ, वो बच्चे जो लेक्चर मुसलसल सुनते जा रहे हैं वो आगे चल पड़ेंगे, जो आप लोग तैयार करके आए हैं मैं देखता हूं, क्योंकि यहाँ मैंने थोड़ा सा ना इंप्लीमेंट, जो आप टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं ये प्रीवियस इंफॉर्मेशन आपकी क्या होगी बेटा, इंप्लीमेंट होगी, तैयारी साथ के साथ होते जाए, इस वजह से मैंने आपको थोड़ी सी ब्रेक दी थी। अब बेटा आगे स्टार्ट करते हैं, किसकी तरफ मैं मूव कर रहा हूं, मास स्पेक्ट्रोमीटर की तरफ। मास स्पेक्ट्रोमीटर में हमारे पास ये इंफॉर्मेशंस क्या होंगी, सारी की सारी इस्तेमाल होंगी, फिर आगे मोल्स का जब कंसेप्ट पढ़ाऊंगा फिर ये वाली इंफॉर्मेशन सारी क्या होंगी, यूज होंगी। होप सो आप लोग तैयार करके आए बैठे होंगे, तैयारी साथ के साथ करनी है, तैयारी से जान नहीं छुड़वानी बेटा। बात कर रहे हैं किसकी बेटा हम अब, मास स्पेक्ट्रोमीटर की। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है बेटा, बेसिकली इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। किस लिए यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस, पर्पस आपके माइंड में होना चाहिए, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन नंबर ऑफ आइसोटोप्स। मास स्पेक्ट्रोमीटर से बेटा हम 3 चीजें निकाल सकते हैं, मैं आपको बताता जाता हूं। इससे एक चीज हमें पता लगेगी क्या भैया, नंबर ऑफ आइसोटोप्स का पता चलेगा कि किस एलिमेंट्स के कितने आइसोटोप्स हैं। दूसरा हमें ये बताएगा किस बारे में, ये बेटा हमें बताएगा पोजीशन, सॉरी एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप के बारे में। ये वाला क्लियर हो गया मेरे बच्चों को, मैं बता रहा हूं मास स्पेक्ट्रोमीटर कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन नंबर ऑफ आइसोटोप्स, एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ द आइसोटोप, और तीसरा हमारे पास क्या है, उसकी रिलेटिव अबंडेंस के बारे में बेटा बताएगा। थक गए हो इसलिए तो कहा था ब्रेक लेके आ जाओ, वापसी फोकस, इधर सोना नहीं है। मैं भी बताता हूं क्या कैसे होता है, अभी के अभी तुम्हारा मसला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए मास स्पेक्ट्रोमीटर आपने क्लासेस में कैसे पढ़ा था और अब आपको कैसे पढ़ाया जा रहा है, वो डिफरेंस भी फील होगा कि आप दाखिला के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। हमारे पास पहला बेटा क्या है, हमने बताया आपको कि 3 चीजें फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ आइसोटोप्स फाइंड कर सकते हैं, एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप फाइंड कर सकते हैं, और तीसरा हमारे पास क्या है बेटा, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ आइसोटोप्स कैसे पता चलेंगे, एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप कैसे पता लगेगा, इसके बाद बेटा हमारे पास क्या है जी, उसकी रिलेटिव अबंडेंस कैसे पता लगेगी। अरे बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, परेशान ना हो, परेशान नहीं होना। देखो क्यों मैं कह रहा हूं आसान है, जरा देखिएगा देखिएगा, नंबर ऑफ आइसोटोप्स का बेटा हमें पता लगेगा नंबर ऑफ पीक्स से। जितनी पीक्स हमारे पास बनेगी वो हमें बता देंगी नंबर ऑफ आइसोटोप्स की। मीन टू से एक पीक अगर बनती है तो इसका मतलब उसका एक आइसोटोप है, 2 पीक्स बनती हैं तो मतलब 2 आइसोटोप्स हैं, 3 पीक्स बनती हैं मतलब 3 आइसोटोप्स हैं बेटा, तो ये जहन में रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, उसकी एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स कहां से पता लगेगा, पोजीशन ऑफ पीक से पता चलेगा। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं सारी चीजें, फिलहाल ये बेटा याद करते जाए। और तीसरा हमारे पास क्या बेटा, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, ये हमारे पास किससे पता चलेगा बेटा, ये हमें पता लगेगा मेरे बच्चों हाइट ऑफ पीक से। इज इट क्लियर, हमारे पास 3 इंफॉर्मेशन मास स्पेक्ट्रोमीटर से हासिल होती हैं, नंबर ऑफ आइसोटोप्स का पता चलता है, एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप का पता चलता है, और तीसरा रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप का पता चलता है। कैसे पता चलेगा वो देखिएगा, नंबर ऑफ आइसोटोप्स कैसे पता लगेंगे, बोलो मेरा साथ दो, साथ दो। नंबर ऑफ
एस्ट्रोप्स पता चलेंगे बेटा नंबर ऑफ पीक से। एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ एस्ट्रोप कैसे पता चलेगा? पोजीशन ऑफ पीक से। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एस्ट्रोप्स कैसे पता चलेगा बेटा? हाइट ऑफ पीक से हमें उसका आइडिया होगा। ये तीनों याद कर लो, याद हो चुकी हैं। फिर आगे चलते हैं, मैं आपकी इसकी वर्किंग पढ़ा के उसमें से किस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं, फिर एमसीक्यूज पढ़ा के फिर आगे लेके आपको अब ये वाला डेटा भी इसमें क्या करूंगा, यूटिलाइज करूंगा जब एमसीक्यूज पूछ रहा हूं बेटा आपको। अब जरा देखिएगा नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। दो तरह के आपको पता है बेसिक है ना, हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर है, मास स्पेक्ट्रोमीटर है। एक हमारे पास किसका है बेटा? ऑस्टन्स का मास स्पेक्ट्रोमीटर है, और दूसरा हमारे पास ऑस्टन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर है, और दूसरा मेरे बच्चों हमारे पास कौन सा है? डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा मास स्पेक्ट्रोमीटर सॉलिड स्टेट के अंदर जो एस्ट्रोप्स अवेलेबल हैं उनका एटॉमिक मास यूज करने के लिए इस्तेमाल होता है, आपके जहन में होना चाहिए वो बेटा डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर है, विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट दीज रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस इफ द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। ये वाला पॉइंट आपको बेटा क्लियर हो गया। हमारे सिलेबस में ऑस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर का किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। मैं डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम बनाने के साथ साथ आपको सारी चीज़ें इसकी यहीं क्लियर किए देता हूँ। डायग्राम ज़रा पहले देख लीजिएगा, उसको फिर बेटा क्या करते जाएंगे, लेबलिंग भी करते जाएंगे और अपना समझते भी जाएंगे। ये हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर की क्या है बेटा? डायग्राम है। अब मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर सबसे पहला हमने काम क्या करना है वो देखिएगा। मास स्पेक्ट्रोमीटर में सबसे पहला जो हमारे पास काम है बेटा वो वेपोराइजेशन है। क्या है बेटा? वेपोराइजेशन। मीन टू से कि जिस भी फिजिकल स्टेट के अंदर आपके पास सब्सटेंस मौजूद है उसको आप कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? वेपर्स के अंदर। और उन वेपर्स का बेटा प्रेशर रखा जाएगा 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻6 और ये प्रीवियस एमडी गेट पेपर्स के अंदर आया हुआ है, इसलिए मेरी हर बात गौर से सुननी है, हर बात में मार्फत होगी, हर बात आपको बेटा आपके गोल की तरफ, आपकी कामयाबी की तरफ लेके जा रही होगी। सोना नहीं है, सोना नहीं है। इज इट क्लियर? वेपोराइजेशन की बेटा बात करें तो कितनी है वेपर सॉरी सबसे पहले जो सब्सटेंस होगा उसको हम वेपर फॉर्म में क्या करेंगे बेटा? कन्वर्ट करेंगे। वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इन वेपर्स का प्रेशर कम रखा जाता है। कितना? 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻6 स्टार। व्हाई इट इज केप्ट लो? ये आप रेगुलर क्लासेस में पढ़ के आए होंगे। अभी हमने इस पे क्या करना है? फोकस करना है, कितना कम रखा जाता है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चों को। दूसरा क्या है? वेपर्स फॉर्म में क्या हो गया बेटा? कन्वर्ट हो गए। फिर ये वेपर्स फॉर्म ये हम यहां से इन्हें गुजार रहे हैं, ये समझिए वेपर्स बेटा आ रही हैं। यहां हमने लगाई हुई है बेटा इलेक्ट्रॉन गन। क्या लगाई हुई है बेटा? बोलो। इलेक्ट्रॉन गन लगाई हुई है। इलेक्ट्रॉन गन से बेटा क्या करते हैं? यहां जो सब्सटेंस गुजर रहा है इसके ऊपर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बम्बारमेंट करते हैं। इस सब्सटेंस जो यहां से गुजर रहा है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है बेटा? यहां बम्बारमेंट होती है। तो दूसरा हमारे पास जो यहां प्रोसेस है वो क्या है जी? आयोनाइजेशन है। ये इलेक्ट्रॉन्स फेंके क्यों जाते हैं? क्यों फेंके जाते हैं बता दो भैया? ताकि जो सब्सटेंस मौजूद है वो क्या हो सके? आयोनाइज हो सके। तो बस पहला पॉइंट ध्यान में रखिएगा, वेपोराइजेशन, सब्सटेंस को वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दूसरा कौन सा है बेटा? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में क्या करेंगे? सब्सटेंस को आयोनाइज करेंगे, उन वेपर्स को आयोनाइज करेंगे। किसकी मदद से? इलेक्ट्रॉन गन की मदद से। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पे आ जाए बेटा। थर्ड हमारे पास क्या है? ये हमारे पास अब आयंस में क्या हो चुके हैं? कन्वर्ट हो चुके हैं। ये हमारे पास इधर दो प्लेट्स आपको नजर आ रही हैं, ये हमारे पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमारे पास क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन कौन से पॉइंट्स आपने माइंड के अंदर रखने हैं वो डिस्कस कर लेते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का पर्पस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड में पहला पॉइंट ध्यान में रखिएगा, यहां जो वोल्टेज अप्लाई की जाती है वो 500 से 2000 वोल्ट तक अप्लाई किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखना है? इसका पर्पस क्या है? स्पीड अप आए।
जो आए स्लो स्लो ऐसे स्लो स्लो ऐसे स्लो स्लो ऐसे स्लो स्लो चलते हुए आ रहे थे, जब उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, वो रैंडमली क्या करेंगे, फास्टली क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मकसद आपके जहन में आ जाना चाहिए। वोल्टेज अप्लाई कितनी की जा सकती है, पेपर में पूछ सकता है, आपके जहन में होना चाहिए 500 से 2000 वोल्ट तक अप्लाई किया जाता है। इसके बाद दूसरा क्या है बेटा, किसका पर्पस क्या है, स्पीड ऑफ द आयंस। क्लियर होगी बात, उनको क्या करता है बेटा, बूस्ट करता है। चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं, यहां हमारे पास बेटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये मौजूद है। पॉइंट 4 हमारे पास जो इसका ऑपरेटर्स का हिस्सा है वो क्या है बेटा, हमारे पास बिल्कुल सही कह रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड का बेटा हमारे पास क्या काम है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा दो काम करती है। एक तो सेपरेट करती है ऑन द बेस ऑफ मास टू चार्ज रेशियो, दूसरा कर्व पाथ देती है। वो जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे यहां से जाके, उसको पता क्या करती है, ऐसे कर्व पाथ दे देती है। इज इट क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड के दो काम है बेटा, आपको बता दिए। एक क्या, सेपरेशन करती है, मैंने सेपरेशन ही लिखी हुई तो जहन में रखिएगा, ऑडियो दे रहा हूं, आप पूरा लिखना चाहें तो लिख लें। इट सेपरेट्स द आयंस ऑन द बेस ऑफ देयर मास टू चार्ज वैल्यू। डिफरेंट आयंस हैं बेटा, अंडरस्टूड सी बात है, उनकी डिफरेंट मास टू चार्ज रेशियो होगी, वैल्यू होगी, उनको यहां सेपरेट, और दूसरा ये क्या करती है, कर्व पाथ दे देती है बेटा। इसके बाद आपने यहां जहन में क्या रखना है, जो मास टू चार्ज रेशियो की हमारे पास एक फार्मूला भी गिवन है, वो जहन में रखिएगा। वो हमारे पास कौन सा है बेटा, h स्क्वायर r स्क्वायर ओवर 2e। ये ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है पेपर के अंदर, बल्कि एक दो पूछा भी हुआ है, आई थिंक वो ई कैट के पेपर थे, लेकिन सवाल ये आया हुआ है कि जो मास टू चार्ज रेशियो है डायरेक्टली वेरी करती है बेटा किसके साथ, H मैग्नेटिक फील्ड है, R बोलो रेडियस है, 2 बेटा कांस्टेंट है, E हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मास टू चार्ज, मास इलेक्ट्रिक फील्ड के बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरह इसको सारे को स्टडी कर लीजिएगा। बता रहा हूं हाइड्रोजन, ये सॉरी हाइड्रोजन कहता हूं, माजरत, H जो लिखा हुआ है, H मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, R रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जरा दोबारा देखिएगा, आगे मैं मूव करता जा रहा हूं, इसके बाद बेटा वो आयंस मूव करते हुए आ रहे हैं, यहां क्या हो जाएंगे, वो गिर जाएंगे। गिरने के बाद हमारे पास कौन सा बेटा, नेक्स्ट आयन कलेक्टर है। ये इसको क्या करता है बेटा, आयन को कलेक्ट करता है, जो हमारे पास सेपरेट हुए थे ऑन द बेस ऑफ देयर डिफरेंट मास टू चार्ज रेशियो। इसके बाद उसने क्या करना है, इसको बेटा मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर दो तरह की बेटा चीजें मौजूद हैं। एक इसी के अंदर मौजूद है बेटा एम्पलीफायर, और दूसरा बेटा हमारे पास क्या मौजूद है, रिकॉर्डर मौजूद है। ये सारा इसका काम था। अब आप सोच रहे होंगे, मैं पहले इसको रिपीट कर देता हूं, फिर इसमें से एमसीक्यूज बनाता हूं। जरा देखिएगा, इसे मैं कहता हूं 20-20 खेलना। जब मैं रेगुलर क्लासेस पढ़ा रहा होता हूं, हम 20-20 खेल रहे हैं, आप लोगों ने मेरा साथ देना है। रेडी स्टेडी गो। मास स्पेक्ट्रोमीटर मैंने कहा हम तीन चीजें पढ़ेंगे बेटा, नंबर ऑफ एस्ट्रोप्स का पता चलेगा, एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ एस्ट्रोप्स का पता चलेगा, और रिलेटिव अबंडेंस का पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ एस्ट्रोप्स बेटा बराबर है नंबर ऑफ पीक के। एग्जैक्ट एटॉमिक मास कैसे पता लगेगा, पोजीशन ऑफ पीक से। रिलेटिव अबंडेंस का कैसे पता लगेगा, हाइट ऑफ पीक से। बताता हूं, ये भी एक्सप्लेन करता हूं, एलिब्रेट करता हूं, अभी रिवाइज करवा रहा हूं बेटा। दो तरह के हैं, ऑस्टर्स है और डेम्पस्टर है। डेम्पस्टर का मास स्पेक्ट्रोमीटर स्पेशली डिजाइन किए गए हैं उन एलिमेंट्स के ये सारे फीचर्स डिटरमाइन करने के लिए जो किस स्टेट में अवेलेबल है, सॉलिड स्टेट में अवेलेबल है। ये हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर की बेटा क्या आ गई, डायग्राम आ गई। सबसे पहले आपने सब्सटेंस को वेपोराइज करना है, वेपोराइज वेपर्स की फॉर्म में लेके आना है, और इन वेपर्स का प्रेशर कम रखना है। कितना रखना है, 10⁻⁻7 to 10⁻⁻6 टॉर रखना है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद आपने इसे गुजारना है एनजेशन चैम्बर में से, सब्सटेंस को आयोनाइज कराएंगे। यहां क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन की मदद से उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बारमेंट की जाती है। फिर हमने इसे बेटा गुजारना है किस में से, इलेक्ट्रिक फील्ड में से। फिर किस में से, मैग्नेटिक फील्ड में से। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम है, यहां से क्या एमसीक्यूज आ सकता है, जहन में रखिएगा 500 to 2000 वोल्टेज क्या की जाती है, अप्लाई की जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का पर्पस क्या है, आयंस को स्पीड अप करता है, बूस्ट करता है। दूसरा हमने क्या डिस्कस किया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड दो काम है, एक तो इनको सेपरेट करती है उन आयंस को ऑन द बेस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो, और दूसरा उनको कर्व पाथ देती है। फिर यहां गिरेंगे बेटा आयन कलेक्टर पे, इनको रिसीव करेगा, एम्पलीफाई करेगा, और रिकॉर्डर में इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास,
पीक्स आना शुरू हो जाएंगे। अब हमारे पास इस तरह के बेटा मैं 3-4 ग्राफ्स बना देता हूं, आप लोग खुद मुझे बताते जाएंगे कि सर आप करना क्या चाह रहे हैं, आप बताना क्या चाह रहे हैं। मुझे यकीन है कि तुम लोग मुझे भाग के बताओगे कि सर आपका मकसद ये है, आप कहना ये चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बेटा पहला ग्राफ बना रहा हूं नियोन का ही। नियोन के 3 एस्ट्रोप्स होते हैं 20, 21 एंड 22। आर यू रेडी? देखिएगा बेटा नियोन 20, 21 एंड 22। अब देखो मेरे 3 अगर ये लाइंस आपको बेटा नजर आ रही है और वाज़े आ रही होंगी, लेटेस्ट बेटा हम टेक्नोलॉजी क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, दाखिला का जो फर्स्ट डिजिटल बेटा पाकिस्तान का प्रोग्राम है, इसमें 3 हमारे पास पीक्स आपको नजर आ रही होंगी। इन पीक्स से क्या पता लगेगा? पहला देखिएगा मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ एसिटोप्स क्या बताएंगे, नंबर ऑफ पीक्स बताएंगे। यहां आपको 3 पीक्स नजर आ रही है, इसका मतलब इसके 3 एसिटोप्स हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? दूसरी पे आ जाए, मैंने कहा था एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ एसिटोप्स, पोजीशन ऑफ पीक। ये देखिए यहां बेटा गिरा, ये 20 है, ये 21 है, ये 22 है, ये उसकी पोजीशन बता रही है कि 20 यहां आके फॉल कर रहा है, मास टू चार्ज रेशियो पे जो सेपरेट हुआ था, यहां 21 फॉल करेगा, यहां 22 फॉल करेगा, गिरेगा। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? दूसरी पे आ जाए, तीसरी हमने बताई थी रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एसिटोप के बारे में। अब आप लोग मुझे बताएंगे, ये ग्राफ पेपर में आया हुआ है, क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं कि इनमें सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन होगा, बताएं, तुक्का लगाएं। आप कह रहे हैं सर नियोन 20 सबसे ज्यादा अबंडेंट होगा, डर के सेम के कह रहे हैं नियोन 20, इधर आसपास भी देख रहे हैं नियोन 20। अरे गरज के बोलो ना जब सही बोल रहे हो। आप कहो कि सर देखें वाजे नजर आ रहे हैं, इसकी पीक की जो हाइट है वो सबसे ज्यादा है। आपने बताया था कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एसिटोप हाइट ऑफ पीक को रिप्रेजेंट करती है, सॉरी हाइट ऑफ पीक रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एसिटोप को रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे मोर अबंडेंट नियोन 20 है, और वो कितना होता है बेटा 90.92% होता है। 21 है, ये हमारे पास 0.26% होता है। 22 है, ये हमारे पास 8.82% होता है। इज इट क्लियर? अब जो मैंने शुरू में 3 आपसे वादे किए थे वो मैंने एक ही ग्राफ के अंदर क्या कर दिए, आपको क्लियर कर दिए हैं। क्या मैंने कहा था, मैं आपको नंबर ऑफ एसिटोप्स के बारे में बताऊंगा। ये ग्राफ आपके सामने आ गया, ग्राफ में पीक्स को काउंट कर लें, जितनी पीक्स होंगी उतने नंबर ऑफ एसिटोप्स होंगे। तो इसकी 3 पीक्स हैं, तो भैया कितने नंबर ऑफ एसिटोप्स होंगे? 3 एसिटोप्स होंगे। अगर पीक्स 2 हो तो नंबर ऑफ एसिटोप्स भी कितने होंगे? 2 होंगे। अगर पीक 1 हो तो नंबर ऑफ एसिटोप भी क्या होंगे बेटा? 1 होगा। अगर पीक 16 हो नंबर ऑफ एसिटोप्स 16 होंगे। जितनी पीक्स होंगी उतने आपके पास क्या होंगे बेटा? नंबर ऑफ एसिटोप्स होंगे। दूसरा मैंने बताया एग्जैक्ट एटॉमिक मासेस के बारे में, इनकी पोजीशन बता रही है बेटा, यहां गिरेगा x1, यहां गिरेगा x2, इधर गिरा 20, 21, 22, ये हमें आइडिया होगा। तीसरा मैंने बताया रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एसिटोप के बारे में। आप लोगों ने मुझे बताना, यहां मैंने क्लियर कर दिया, इसमें x1 ज्यादा अबंडेंट है या x2 ज्यादा अबंडेंट है? बोलो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि सर x2 की जो हाइट है, उसकी पीक की जो हाइट है वो x1 से ज्यादा है। इसका मतलब यही हुआ कि जो x2 है वो क्या है बेटा? ज्यादा अबंडेंट है। यहां का पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट पे बेटा आ जाते हैं, क्या कि एक ही पीक आपके पास आ रही है, एक ही पीक आपके पास आ रही है। एक ही पीक आने का मतलब कि वो क्या होगा? मोनो एसिटोपिक क्यों? एक पीक आ रही है। एक पीक का मतलब उसका एसिटोप्स कितने होंगे? ये मैंने कहा था, याद कर लो, ब्रेक ले लो। एक पीक का मतलब उसके एसिटोप्स कितने होंगे? एक उसका क्या होगा बेटा? एसिटोप होगा। होप सो अब इस ग्राफ से आपको चीजें क्या होती जा रही होंगी? क्लियर होती जा रही होंगी। एक एमसीक्यूज अब मैंने वो बता दिया, बेसिकली मैंने बताना नहीं था, एमसीक्यूज पूछना था। बहरहाल फिर भी एमसीक्यू में आपसे क्या कर लेता हूं? डिस्कस कर लेता हूं। अब जरा देखिएगा, थोड़ा सा घुमाऊंगा, आपके सामने सारा डेटा मौजूद है। इस डेटा को आपने क्या करना है? यूटिलाइज करना है। और जब पेपर के अंदर आप होंगे ये आपके जहन में होना चाहिए, क्योंकि सामने मौजूद नहीं होगा। ऑप्शन है बेटा हमारे पास बोरॉन,
बीटा पे ऑप्शन है फ्लोरीन, चार्ली पे बेटा ऑप्शन मैं दे देता हूं आपको क्लोरीन, डेल्टा पे ऑप्शन हमारे पास है चार्ली। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिएगा, ये हमारे पास बेटा ग्राफ है, उसके अंदर क्या बन रही है बेटा, हमारे पास 2 पीक्स हासिल हो रही हैं। अब यहां से देखें आप लोग, अगर ये वाली इंफॉर्मेशन लेके नहीं बैठे, आप लोग कहेंगे एग्जामिनर को खैर है, हमें क्या पता, 2 ऐसी उल्टी सीधी इसने लेने लगा के हमसे पूछ रहा है कि जनाब बताएं ये किस एलिमेंट का ग्राफ है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या इस ग्राफ से पता चला है कि एलिमेंट कौन सा है। हाँ, आप लोग बता रहे होंगे कि सर हमें पता है कौन सा है, कैसे बता रही है, जरा देखिएगा कितनी पीक्स आ रही है बेटा, 2 पीक्स आ रही है। 2 पीक्स आने का मतलब कि कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके 2 आइसोटोप्स हैं। वो एलिमेंट कौन कौन सा है, सबसे पहले आपकी नजर पड़ेगी बी पे, बोरॉन, अल्फा ऑप्शन पे जो मौजूद है। अरे भाग के इसको क्लिक ना कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रीजन क्या है, मैं बेटा भी आपकी ट्रेनिंग, पहला चैप्टर है, बार बार ट्रेनिंग आपकी दे रहा हूं, किस चीज की ट्रेनिंग करना चाह रहा हूं, देखिएगा। क्वेश्चन समझ आ गया, 2 पीक्स हैं, इसका मतलब वो एलिमेंट होगा जिसके आइसोटोप्स 2 हैं। आपकी नजर पड़ी बोरॉन पे, आप फौरन क्लिक कर देंगे, क्योंकि आपको याद था, मैंने बताया था कि बोरॉन के कितने आइसोटोप्स हैं, 2 हैं। अरे साथ मैंने ये भी बताया था क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं और ब्रोमीन के भी 2 आइसोटोप्स हैं। बोरॉन आगे, इस पे आपने फौरन क्लिक नहीं करना, फौरन ए ना लगा दीजिएगा। आप अपने क्वेश्चन के बारे में डेड श्योर हो, आपको 110% यकीन हो कि आपका जवाब ठीक है, लेकिन आपने ऑप्शन सारे रीड करने हैं। जैसे आपको यहां बेटा एग्जैक्ट याद था कि बोरॉन ही ऐसा एलिमेंट है जिसके 2 आइसोटोप्स हैं, लेकिन फौरन से पहले बोरॉन पे आपने क्लिक नहीं करना। बोरॉन आ गया, फ्लोरीन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज मोनोआइसोटोपिक, एक पीक होती तो हम कहते हैं फ्लोरीन है। अगला ऑप्शन देखो कौन सा है, क्लोरीन है, तो मतलब बोरोन के भी 2 होंगे और बेटा क्लोरीन के भी कितने होंगे, 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड सी। यहां मैंने अबंडेंस के बारे में कोई बेटा फोकस नहीं किया, जस्ट आपको क्लियर करवाना चाह रहा हूं कि आपके पास 2 पीक्स आ जाए तो वो एलिमेंट हमारे पास कौन से हो सकते हैं, बोरोन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, या हमारे पास ब्रोमीन होगा। ऐसा एलिमेंट होगा जिसके 2 आइसोटोप्स होंगे। तो होप सो अब ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ भी आ रही होगी कि किस तरह इस पूरे डेटा को यूटिलाइज करते हुए आपने क्वेश्चंस क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद बेटा मूव करते हैं किसकी तरफ, जो हमारे पास सेपरेशन की टेक्निक्स, फिजिकल टेक्निक्स गिवन है बुक के अंदर, कई दफ़ा पेपर्स के अंदर उसने पूछी भी हुई है कि कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होती है, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल नहीं होती। वो टेक्निक्स बेटा देख लीजिएगा। हम सेपरेट कर सकते हैं बेटा आइसोटोप्स को विद द हेल्प ऑफ गैसियस डिफियन। हम बेटा इसको सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मल डिफियन। हम इसको सेपरेट कर सकते हैं बेटा विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। ये सारी 6 टेक्निक्स हैं बेटा, टोटल अपने माइंड में रखिएगा। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज के अलावा बेटा हमारे पास लेजर सेपरेशन भी टेक्निक है, इससे भी हम इसे क्या कर सकते हैं, डिटेल इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा हमारे पास डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन से भी क्या हो सकते हैं, ये सेपरेट हो सकते हैं। एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशंस। तो ये वो 6 डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम जो आइसोटोप्स का मिक्सचर है उन्हें क्या कर सकते हैं बेटा, सेपरेट कर सकते हैं। प्रीवियस पेपर्स के अंदर पूछा हुआ है कि कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, या इनमें से ऐसी कौन सी टेक्निक है जो यूज़ नहीं होती। तो आपके जहन में अगर ये 6 होंगी, आपको फिंगर टिप्स पे तैयार होंगी, तो फ़ौरन से पहले आप क्या कर देंगे, उसको जवाब दे देंगे कि सर शहबाज कलंदरी ने बताया था, बार बार बताया था कि टोटल 6 होती हैं। मेरा साथ दीजिएगा, आपके सामने लिखी हुई हैं, हम दोनों मिल के पढ़ते हैं। आप जो लेक्चर सुन रहे हैं मेरा, और मैं यहाँ सुना आ रहा हूँ, स्टार्ट करने लगा हूं। रेडी स्टेडी गो। स्टार्ट हमने क्या से किया बेटा, पहली कौन सी है, गैसियस डिफियन, दूसरी
थर्मल डिफ्यूजन, तीसरी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, चौथी लेजर सेपरेशन, पांचवी डिस्टिलेशन, छठी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। ये वो 6 टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से बेटा आप क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। ये सारा चीज आपको आइडिया भी हो गया होगा बेटा, नोट्स बनाते जाइएगा साथ के साथ। और अब मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट हमारा एक मजेदार एमसीक्यूज, जिसमें नंबर ऑफ एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं और आप लोग घबरा जाते हैं न्यूमेरिकल्स को देख के। अब जरा देखिएगा कि दाखिला पे और शहबाज कदरी के साथ मौजूद होने का फायदा क्या है। हम एमसीक्यूज को मिनट सेकंड्स के अंदर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मूव करते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।